हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की स्थापत्य कला में हम राजस्थान के दुर्गों पर चर्चा कर रहे थे और हमने 3 क्लासों में काफ़ी दुर्गों के बारे में अध्ययन किया था। तो आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण वीरमदेव के द्वारा करवाया गया था। आपको बताना है कि इसमें से किस दुर्ग का निर्माण वीरमदेव के द्वारा करवाया गया था। तो बाली दुर्ग जो पाली में स्थित है, जिसका निर्माण वीरमदेव के द्वारा करवाया गया था और इस दुर्ग में पांडवों के गुली डंडे स्थित हैं। ये गुली डंडे आप समझते होंगे ना, गुली डंडे जो बचपन में खेलते थे, तो वो जो है पांडवों के गुली डंडे किस में स्थित है, बाली दुर्ग में स्थित है। और वर्तमान में इस दुर्ग में जेल संचालित है। वर्तमान में यहाँ पर जेल संचालित है। जिस प्रकार हमने टोटगढ़ दुर्ग में देखा था कि वहां पर जेल संचालित है, तो इसी प्रकार बाली दुर्ग जो है पाली में स्थित, वहां पर भी जेल संचालित है। आइए अब हम पढ़ते हैं शेरगढ़ दुर्ग के बारे में और इससे संबंधित आपका यह क्वेश्चन है कि हुणहुकार नामक तोप कहाँ पर स्थित है। तो हुणहुकार जो तोप है ये शेरगढ़ दुर्ग में है। शेरगढ़ कौन सा, एक तो शेरगढ़ धौलपुर वाला दुर्ग है और एक यहाँ पर 12 नदी के किनारे जो नहीं 12 जो है 12 जिले में परवन नदी के किनारे, तो वहां पर भी शेरगढ़ दुर्ग है। तो उस हम 12 वाला जो शेरगढ़ दुर्ग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कोसवर्धन जो नामक पहाड़ी है वहां पर स्थित है। तो शेरगढ़ दुर्ग जो है ये इसका सही आंसर होगा। तो शेरगढ़ दुर्ग के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। ये आप देख सकते हैं परवन नदी के किनारे पर स्थित है ये शेरगढ़ दुर्ग, जो 12 जिले में है। कौन से जिले में? 12 जिले में है। ये जो दुर्ग है, एक तो यहाँ पर परवन नदी बहती है और ये जो दुर्ग है ये कोसवर्धन नामक पहाड़ी पर स्थित है। तो इस प्रकार ये गिरी और जल दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है। तो शेरगढ़ जो दुर्ग है कोसवर्धन नामक पर्वत शिखर पर स्थित है और परवन नदी के किनारे हैं, इसकी वजह से ये गिरी और जल दुर्ग दोनों में आता है। और कहा जाता है कि इसका नाम जो है कोसवर्धन भी है इस दुर्ग का नाम। ये एक तो यहाँ पर पहाड़ी की वजह से कहा जाता है और दूसरे यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो इस दुर्ग में है कोष जो होता है ना, जैसे कि राजकोष वगैरह, धन वगैरह, तो वो इस दुर्ग में बढ़ता रहता है, मतलब बढ़ता है। यहाँ पर जो कभी कमी नहीं थी कोष की, तो इसकी वजह से इस दुर्ग को कोसवर्धन भी कहा गया। तो इसके नाम के पीछे बहुत सारी हमें कहानियां देखने को मिलती हैं। तो ये हम कहानियों के पीछे नहीं जाएंगे, हम केवल इतना ही कहेंगे भाई कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ये जो है इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, कोसवर्धन भी कहा जाता है। और अगला हम बात करें कि इसका जो है उपनाम हमें देखने को क्या मिलता है और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था। तो शेरगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका जो निर्माण है वो नागवंशीय शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो नागवंशीय जो शासक है उनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। नागवंशीय शासकों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। आप लिख सकते हैं कि नागवंशीय जो शासक थे, नागवंशीय शासकों के द्वारा, नागवंशीय शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण करवाया गया था। तो नागवंशीय शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो नाम है ये शेरगढ़ कैसे पड़ा, तो ये जो शेरगढ़ है ये शेरशाह सूरी जब मालवा अभियान करता है, आपको पता है 1542 ईस्वी में 1542 ईस्वी मालवा अभियान के समय इस किले पर अधिकार कर लेता है और इसका जो नाम है अपने नाम पर शेरगढ़ रख देता है। तो कब नाम रखता है ये? 1542 में मालवा अभियान के समय कौन रखता है? शेरशाह सूरी, जो हुमायूं को पराजित करके मुगल गद्दी पर जो हमारा है दिल्ली पर अधिकार करके जो सूरी वंश है, शेरशाह सूरी अफगान जो था, वो अपने वंश की स्थापना करता है। और ये वही शेरशाह सूरी है जिसका जो युद्ध होता है किसके साथ? मालदेव के साथ, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें जो मालदेव पराजित होता है, जेता कुंपा वहां पर लड़ते हैं। तो ये जो है 1542 के मालवा अभियान के समय जो शेरशाह है वो इस दुर्ग पर अधिकार करता है और शेरगढ़ जो नाम है इसका रखता है। तो ये जो था उसका हम कह सकते हैं कि नाम किस प्रकार पड़ा, शेरगढ़। अब इसका जो है पुनर्निर्माण या फिर जीर्णोद्धार है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो जीर्णोद्धार है ये झाला जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया। झाला जालिम सिंह समझते होंगे ना, हाड़ौती इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें काफी जो है उम्दा नाम है ये झाला जालिम सिंह। तो झाला जालिम सिंह जो है ये इनके द्वारा इसका
करवाया जाता है जीर्णोद्धार। इसका जो टाइम पीरियड था झाला जालिम सिंह का, काफी मतलब समय तक रहा था ये, 1758 से लेकर 1824 तक जो है इसका टाइम पीरियड बताया जाता है। 1758 से लेकर 1824 जो है यहाँ तक झाला जालिम सिंह का प्रभाव रहता है हाड़ौती में। तो 12 में जो है ये शेरगढ़ दुर्ग का क्या करवाते हैं, जीर्णोद्धार करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जीर्णोद्धार करवाते हैं। और इसी दुर्ग को जो है दोस्तों फर्रुखसियर जो है 1719 के आसपास जो शासक रहता है मुगल गद्दी पर, तो वही फर्रुखसियर है तो जिन्होंने अंग्रेजों को जो है 3000 वार्षिक रुपयों के बदले जो हम कह सकते हैं कि दस्त प्रदान किया था। तो यही जो है फर्रुखसियर इस दुर्ग को कोटा के जो राव रहेंगे महाराव उस समय भीम सिंह, उनको जो है ये दुर्ग दे देते हैं पुरस्कार के रूप में। तो पुरस्कार के रूप में ये दुर्ग देते हैं कौन, फर्रुखसियर देते हैं। कब, 1719 के मतलब आसपास। तो कोटा के महाराव भीम सिंह को, कोटा के महाराव भीम सिंह को आप लिख लीजिए। फर्रुखसियर ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। और इसके बारे में काफी जानकारी हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मंदिर वगैरह, कौन कौन से हम कह सकते हैं कि बौद्ध मठ वगैरह स्थित हैं। तो आप लिखिए यहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं मंदिर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 4 आपको मंदिर याद रखने हैं। 4 अगर याद रख पाए नहीं पाए, लेकिन 2 आपको इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर याद रखने हैं। तो ये कौन कौन से, एक तो है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर किस दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग में। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये इसी दुर्ग में स्थित है। और दूसरा मंदिर है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। तीसरा मंदिर है यहाँ पर दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख लेना एक तरीके से, मतलब दिमाग में एक बार पढ़ लेना तो भी हो जाएगा काम। और चौथा यहाँ पर मंदिर मिलता है 4 भुजा मंदिर। कौन सा मंदिर, 4 भुजा, 4 भुजा, 4 भुजा मंदिर। तो ये जो 4 मंदिर हैं यहाँ पर शेरगढ़ दुर्ग में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर याद रख सकते हो तो रखना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको ऐसा, आपको केवल यही पूछ लेंगे कि भाई शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित है, इसका अन्य नाम वगैरह। तो इसके उपनाम मैंने बता दिए थे भाई, ये उसको कोसवर्धन कहा जाता है कि यहाँ पर जो निरंतर राजकोष में वृद्धि होती है इसके कारण भी कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पर पहाड़ी है, कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित होने के कारण भी कोसवर्धन कहा जाता है। इसको दक्षिण का द्वार कहा जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। दक्षिण का द्वार किसको कहा जाता है, शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि झाला जालिम सिंह जो है ये इसका जीर्णोद्धार करवाते हैं। तो जब ये जीर्णोद्धार करवाते हैं तो यहाँ पर अपने लिए हवेली बनाते हैं जिसको हम झालाओं की हवेली कहते हैं। तो अपने लिए झालाओं की हवेली जो है यहाँ पर बनवाते हैं। झालाओं की हवेली जिसको कहा जाता है, अभी पहले उन्होंने भवन बनवाया था अपने रहने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, झालाओं की हवेली, जो झाला जालिम सिंह बनाते हैं। झाला जालिम सिंह इसका निर्माण करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो है जानकारी, बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए शेरगढ़ के बारे में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है अमीर खान महल स्थित है। किस दुर्ग में है स्थित है अमीर खान महल? तो अमीर खान वही है टोक वाले पिंडारी। तो अमीर खान जो महल है वो इस दुर्ग में स्थित है, शेरगढ़ दुर्ग में। शेरगढ़ दुर्ग में जो है ये स्थित है कौन सा, अमीर खान महल। तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि अमीर खान महल किस दुर्ग में स्थित है। काफी यूनिक महल है। तो यूनिक महल मैंने बताया था, यूनिक महल या यूनिक जो मंदिर आपको मतलब दिखता है कई जगह पर दुर्गों में, तो आपको डेफिनेटली याद रखना है, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अमीर खान महल और मंदिर हमने देखे 4 भुजा मंदिर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ, सोमनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर और लक्ष्मी नाथ मंदिर। अन्य मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों जो है एक शासक आते हैं, वो शासक नहीं, यहाँ पर जो बौद्ध मठ मंदिर हमें, बौद्ध मठ और बौद्ध विहार जो है देखने को मिलते हैं। और देवदत्त का यहाँ नाम यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई इन्होंने जो है, देवदत्त ने इसका जो है यहाँ पर निर्माण करवाया था। देवदत्त जो नाम एक आता है एक व्यक्ति का,
तो देवदत्त जो है इन्होंने यहाँ पर किसका निर्माण करवाया, बौद्ध मठ और बौद्ध विहार का यहाँ पर निर्माण करवाया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध मठ या फिर बौद्ध विहार किस दुर्ग में स्थित है। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन देकर शेरगढ़ का ऑप्शन दे देंगे और यहाँ पर शेरगढ़ सही होगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध मठ वाला कि बौद्ध मठ जो है किस दुर्ग में स्थित है। तो बौद्ध मठ एवं जो विहार है या बौद्ध विहार ये हमारा किस दुर्ग में स्थित है, शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो इस प्रकार हमने शेरगढ़ दुर्ग के बारे में देखा। और यहाँ पर कोई जानकारी रह जाती है नहीं, यहाँ पर और कोई नहीं, बस इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ पर शिलालेख प्राप्त होता है बरखेड़ी दरवाजा के पास, लेकिन यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैंने बताया था नागवंशी जो शासक थे इन्होंने इसका निर्माण करवाया था इस दुर्ग का, और नागवंशी शासकों ने यहाँ पर शासन किया था, ठीक है। तो नागवंशी शासकों ने फिर यहाँ पर डोड परमारों ने शासन किया। डोड परमार जो मैंने आपको बिजल देव वगैरह परमार इनके नाम बताए थे पहले। और फिर यहाँ पर जो है खिंची जो डोड परमार धुल्लरगढ़ वगैरह हमने देखा था उस समय। और खिंची चौहान यहाँ पर इन्होंने शासन किया। फिर मालवा मांडू के सुल्तान यहाँ पर शासन करते हैं। फिर मैंने बताया कि शेरशाह सूरी जो है वो इस पर अधिकार कर लेते हैं और शेरगढ़ जो दुर्ग यहाँ पर नाम रखते हैं। तो शेरशाह जो है सूरी उसका भी यहाँ पर शासन रहता है। मुगल बादशाह भी यहाँ पर रहता है। और 1719 में फिर ये कोटा के पास चला जाता है, कोटा के पास। और कोटा के जो महाराज भीम सिंह है उसको पुरस्कार स्वरूप में देते हैं, कौन, हमारे ये फर्रुख शेर साहब। तो ये जानकारी थी शेरगढ़ दुर्ग के बारे में। और यहाँ पर मंदिर महल वगैरह हमने देखा, झालाओं की हवेली हमने देखी, इसका जीर्णोद्धार है जो झाला जालिम सिंह यहाँ पर करवाते हैं। तो ये जानकारी थी किसकी, झाला मतलब जो है शेरगढ़ दुर्ग की। अगला देखिए आप, अगला हमारा क्वेश्चन है भैंसरोडगढ़ दुर्ग से संबंधित। तो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है इससे संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। तो राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। तो आइए हम भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। यह दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण भैंसा साहब रोड़ा शाह ने करवाया था। ये एक व्यापारिक दुर्ग है। हम शेरगढ़ जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए आप दुर्ग, ये हमारा भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। कहाँ पर स्थित है भैंसरोडगढ़, आपको पता है चित्तौड़गढ़ चंबल नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है। तो ये जो है बामनी नदी यहाँ पर जो है बामनी नदी यहाँ पर मिलती है, भैंसरोडगढ़ के समीप मिलती हैं और फिर यहाँ पर आगे बढ़ती हैं चंबल नदी। तो ये आप भैंसरोडगढ़ दुर्ग से देख सकते हैं। छोटा सा मतलब ऐसा है, आपको एक महल की तरह ही लग रहा होगा, है ना। तो ये जो है दुर्ग हैं, ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग हैं। तो कहाँ पर स्थित है मैंने बताया, ये चित्तौड़गढ़ में। चंबल और जो बामनी नदी है उसके संगम पर स्थित है। तो ये आपका जल दुर्ग हो गया। जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ जल दुर्ग था, चित्तौड़गढ़ और जो हमारी गंभीर और बेड़च नदी के किनारे, उसी प्रकार ये चंबल और बामनी नदी के किनारे पर स्थित कौन सा दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, ठीक है। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया। तो इसका जो निर्माण है कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में जानकारी लिखते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है यहाँ पर कि भाई इस किले का जो निर्माण है भैंसा शाह नामक एक व्यापारी था और रोड़ा जो चारण था, ये जो है पर्वतीय जो लुटेरे यहाँ पर रहते थे उनसे जो है यहाँ पर जब पर्वतीय लुटेरे थे यहाँ पर रहते थे, उनसे अपनी जो रक्षा करने के लिए अपने जो व्यापारिक जो काफिला थी यहाँ पर ये व्यापार करते थे भैंसा शाह और रोड़ा चारण। तो ये व्यापार करते थे और यहाँ पर पर्वतीय जो लुटेरे रहते थे उनसे यहाँ पर सुरक्षा पाने के लिए इसने जो है यहाँ पर चंबल और बामनी नदियों के संगम पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ये बहुत बड़ा व्यापारी था भैंसा शाह व्यापारी, इसकी वजह से ये व्यापारिक दुर्ग हो गया। तो राजस्थान का व्यापारिक दुर्ग आपसे पूछ लिया जाए तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा हमारा भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग नाम होगा किसका, इस दुर्ग मतलब भैंसरोडगढ़ होगा व्यापारिक दुर्ग। इसके उपनाम हमने देखा कि इसको राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है, वेलोर कहा जाता है। और यहाँ पर जो है किस किस का शासन रहा था, अगर याद रखना है तो रख लीजिए। यहाँ पर जो डोड शाखा के जो परमार थे उनका शासन रहा। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्षेत्र था, ये चित्तौड़गढ़ वाला नीचे जो क्षेत्र है, ये कोटा वाला, ये जो झालावाड़ वाला, ये क्षेत्र पहले परमारों के अधीन ही था, डोड वंश के। तभी उन्होंने जो बिजलदेव परमार वगैरह गागरों दुर्ग का यहाँ पर निर्माण करवाते हैं। तो ये जो है ये जो है डोडगढ़ वगैरह इन्हीं के जो शासकों के अधीन रहा था ये क्षेत्र। पहले मैंने आपको शेरगढ़ वाला बताया था, ये भी जो है परमार डोड जो शासक थे, डोड
परमार शासक उनके अधीन ये रहा था। तो उसी प्रकार जो भैंसरोडगढ़ है ये भी डोड शाखा के परमारों, फिर यहाँ पर राठौड़ों और सक्तावतों और फिर यहाँ पर चोंडावतों के अधिकार में आ जाता है। तो यहाँ पर हाड़ा भी यहाँ पर शासन करते हैं। तो ये लगभग जो है यहाँ पर मेवाड़ के अधीन ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर राठौड़ वगैरह, सक्तावत, चोंडावत ये कौन से मेवाड़ के अधीन ये ज्यादा रहा था। तो ये जो दुर्ग है कौन सा है हमारा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और कर्नल जो जेम्स टोड है उन्होंने इस दुर्ग के बारे में एक कथन कहा था कि भाई अगर उनको राजस्थान में जागीर मिलती है तो वो इस गढ़ को चुनेंगे। तो ये कर्नल जेम्स टोड का कथन है कि इस दुर्ग के संबंध में, इस जो हमारा ये भैंसरोडगढ़, और इसको अभेदी दुर्ग कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। तो याद रखना है जेम्स टोड की दृष्टि से ये हर दुर्ग, इसकी जो जानकारी है जेम्स टोड ही प्रदान करते हैं और जेम्स टोड इसके बारे में कथन कहते हैं। तो ये था हमारा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो 3 दुर्गों के बारे में आज हमने चर्चा की। एक तो हमारा था बाली दुर्ग, दूसरा हमारा शेरगढ़ दुर्ग और तीसरा हमारा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण दुर्ग के बारे में। ये है हमारा जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग। आपको इससे संबंधित क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग के सामने नटनी की जो छतरी है वो बनी हुई है। आपको बताना है नटनी की छतरी जो है किस दुर्ग के सामने बनी हुई है। नटनी का चबूतरा जो है आपको पता है कि कहाँ पर बना हुआ है, वो तो हमारा उदयपुर में हमें देखने को मिलता है, लेकिन नटनी की जो छतरी है वो हमें देखने को मिलती है जालोर दुर्ग में। तो जालोर दुर्ग जो है यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा। जालोर दुर्ग यहाँ पर सही आंसर होगा। तो चलिए फिर जालोर दुर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं, हर एक चीज को यहाँ पर हम कवर करते हैं। जालोर दुर्ग, ये आप देख सकते हैं कि जालोर दुर्ग, यहाँ पर देखिए आप, ये जालोर दुर्ग है हमारा, कितना भव्य लग रहा है। ये सारे मैंने इमेज वगैरह जो है टूरिज्म जो राजस्थान है उनकी जो वेबसाइट है वहां से उठाया है। तो ये आप देख सकते हैं उनकी क्वालिटी इमेज की। तो ये हमारा है जालोर दुर्ग। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो निर्माण के संबंध में दोस्तों 2 हमारे इतिहासकार, एक तो दशरथ शर्मा और एक हमारे जीएच ओझा साहब, ये अलग अलग कहते हैं। जीएच ओझा साहब अलग कहते हैं और यहाँ पर जो दशरथ जो शर्मा है वो अलग कहते हैं कि भाई इसका निर्माण दशरथ शर्मा कहते हैं, और जो जीएच ओझा है उनका कथन जो है अलग अलग है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था। तो दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो नागभट्ट प्रथम ने किया था। किसने किया था? दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण 730 से 760 तक नागभट्ट प्रथम का जो है कार्य, मतलब एक तरीके से शासनकाल रहा था। तो उसके शासनकाल के दौरान इस दुर्ग का यहाँ पर निर्माण करवाते हैं जालोर दुर्ग का। ऐसा कहने वाले कौन है? ऐसा कहने वाले हमारे दशरथ शर्मा है। तो आप यहाँ पर शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया होगा, हाँ, तो यहाँ पर आप अलग तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें डाला हुआ है, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इनके अनुसार निर्माण कौन करवाते हैं? नागभट्ट प्रथम करवाते हैं। कौन करवाते हैं? नागभट्ट प्रथम इनके अनुसार निर्माण करवाते हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। वहीं जीएच ओझा जो हैं वो अलग कहते हैं। जीएच ओझा कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो 10वीं सदी में धारावर्ष जो परमार है उसके द्वारा करवाया गया था। जीएच ओझा क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो धारावर्ष जो है परमार राजा उसके द्वारा करवाया गया था 10वीं सदी में। तो ये जो है कौन कहते हैं? सर जीएच ओझा। और आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो इसी बात को मानते हैं कि भाई जो इस किले का जो निर्माण है वो परमार जो राजपूत है उन्होंने तो प्रारंभ करवाया था, किंतु ये बात सही है कि भाई इसका जो निर्माण है प्रतिहारों के काल में आरंभ हो गया था। ये तो कहते हैं कि भाई जीएच ओझा कहता है कि नहीं, नागभट्ट प्रथम के काल में नहीं हुआ था, इसका निर्माण जो है धारावर्ष जो है परमार जो है उसके द्वारा 9वीं सदी में करवाया था। मतलब दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसका निर्माण पहले हो गया था और जीएच ओझा कहता है कि नहीं, इसका निर्माण बाद में हुआ था, 9वीं सदी में हुआ था। तो ये आधुनिक इतिहासकार इसको मानते हैं सही धारावर्ष को, लेकिन कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि दशरथ शर्मा वाली बात सही है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है प्रतिहारों के काल में प्रारंभ हो गया था। हालांकि जो इसका आज वर्तमान रूप देखते हैं या फिर थोड़ा बहुत जो आधुनिक या वास्तविक निर्माता देखते हैं वो हम धारावर्ष परमार को मान सकते हैं। तो ये जो है इसके निर्माण के बारे में जो है कुछ मत थे जो आपको पता होना चाहिए।
उसके अगली मैं बात करूं तो इसको जो है इसके उपनाम बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके उपनाम जो है वो एक तो यहाँ पर स्वर्णगिरी हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सा उपनाम है यहाँ पर? स्वर्णगिरी, सोनगिरी आप हटा दीजिए, यहाँ पर स्वर्णगिरी लिख लीजिए। स्वर्णगिरी, इसको हम स्वर्णगिरी कहते हैं। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी किस दुर्ग को कहते हैं? हम कहते हैं जालोर दुर्ग को। इसका दूसरा उपनाम है, इसको हम कहते हैं सोनगढ़ या फिर उसको सोनगिरी भी कहते हैं। सोनारगढ़ हम उसको कहेंगे जैसलमेर के दुर्ग को, लेकिन सोनगढ़ हम किसको कहेंगे? हम कहेंगे जालोर दुर्ग को, जालोर दुर्ग को। इसका जो दूसरा नाम या तीसरा नाम है, इसको हम कहते हैं जलालाबाद। क्या कहते हैं इसका नाम? जलालाबाद, जलालाबाद इसका उपनाम है, जलालाबाद। फिर उसको इस क्षेत्र को जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर, जाबालीपुर। क्या नाम? जाबालीपुर। तो इसको हम जाबालीपुर भी यहाँ पर कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये जो जाबालीपुर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जाबाली जो ऋषि थे उनकी यहाँ पर तपोभूमि थी। जाबाली ऋषि की क्या थी? यहाँ पर तपोभूमि थी। जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण यहाँ पर इसको जाबालीपुर है ये भी कहा जाता है। और इसी को जाल नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाल नगर भी कहा जाता है। तो स्वर्णगिरी, सोनगढ़, जलालाबाद, जाबालीपुर और अन्य जो नाम एक हमें कनकाचल भी देखने को मिलता है। कनकाचल इसलिए क्योंकि ये कनकाचल पहाड़ी पर निर्मित है। कौन सा दुर्ग? जालोर का सोनगढ़ या स्वर्णगिरी। और इसको कनकाचल जो पहाड़ी के ऊपर निर्मित होने के कारण ये कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? ये हमारी गिरी श्रेणी में आ जाएगा। कौन सी श्रेणी में? गिरी श्रेणी में आ जाएगा। तो गिरी श्रेणी में स्थित है कौन सा दुर्ग? जालोर का कनकाचल, स्वर्ण जो है स्वर्णगिरी, सोनगढ़, जलालाबाद, जाबालीपुर, झालगढ़, ये इसके नाम हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कौन कौन से महल, मंदिर या फिर जलाशय जो है स्थित है। और फिर यहाँ पर साकों को देखेंगे और फिर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर क्या संबंध था वो भी हम देखेंगे। तो अब आप लिख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से जलाशय हैं। जलाशय यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप जलाशय लिख लीजिए। जलाशय में हम सबसे पहले हम देखते हैं जालर बावड़ी। कौन सी? जालर बावड़ी। दूसरा है सोहन बावड़ी, सोहन बावड़ी। तीसरा हम इसको कहते हैं पापड़ बावड़ी। पापड़ बावड़ी भी कहाँ पर स्थित है? ये है हमारी जालोर दुर्ग में स्थित है। तो जालर बावड़ी, सोहन बावड़ी और पापड़ बावड़ी, ये तीन बावड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? जालोर दुर्ग में स्थित है। और आज यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो जालर बावड़ी, पापड़ बावड़ी और सोहन बावड़ी है वो किस दुर्ग में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये जालोर के स्वर्णगिरी दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो ये थी जलाशय के स्रोत। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर महल देखने को मिलते हैं हमें। तो महलों में हम बात करें तो यहाँ पर मानसिंह महल जो है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो मानसिंह जो महल है ये किस दुर्ग में स्थित है? मानसिंह यहाँ जब रहे थे, कौन से महाराज? मानसिंह, ये जोधपुर वाले, ठीक है ना, जो भीम सिंह के भाई थे। जब यहाँ पर भीम सिंह शासन कर रहे थे तो मानसिंह इस दुर्ग में आ गए थे। तो मानसिंह महल। और यहाँ पर जो है रानी महल है। रानी महल, रानी महल किस दुर्ग में स्थित है? जालोर दुर्ग में स्थित है। तो रानी महल जालोर में स्थित है। और अन्य महल देखने को मिलता है नाथावत महल, नाथावत महल, नाथावल महल। मानसिंह महल, रानी महल और नाथावत महल, ये तीन महल देखने को मिलते हैं हमें जालोर के स्वर्णगिरी दुर्ग। और अन्य एक महल देखने को मिलता है हमें अवसुदन महल। अवसुदन महल भी हमें इस दुर्ग में देखने को मिलता है। अवसुदन महल, मधुसूदन महल हमने देखा था किस दुर्ग में, आपको बताना है मधुसूदन महल, ठीक है ना। अवसुदन जो महल है वो इस दुर्ग में स्थित है। कौन से? जालोर के स्वर्णगिरी दुर्ग में। तो ये था महल और जलाशय। अब यहाँ पर जो है जालंधर नाथ जो है उनकी गुफा स्थित है किस दुर्ग में? इसी दुर्ग में। यहाँ पर जालंधर नाथ रहा करते थे और उनकी जो गुफा है वो इसकी तलहटी में स्थित है। तो जालंधर नाथ की गुफा
और नटनी की छतरी मैंने आपको पहले बताया था। तो जालंधर नाथ की गुफा यहाँ पर स्थित है, किस दुर्ग में? जालोर के स्वर्णगिरी दुर्ग में। तो ये जो था ये यहाँ पर स्थापत्य था, मतलब एक तरीके से यहाँ पर महल माड़िए, जलाशय के स्रोत और यहाँ पर गुफा वगैरह, छतरिया वगैरह, ये जो था ये जालोर के स्वर्णगिरी दुर्ग में स्थित है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर मस्जिद है और कौन कौन सी यहाँ पर हमें जो मंदिर है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको पता है कि जालोर में यहाँ पर चौहानों को जो है शासन रहा था। तो जालोर के जो चौहान शासक थे, जालोर शाखा के संस्थापक वो कीर्तिपाल थे, कि तो एक महान राजा जो कीर्तिपाल यहाँ पर क्या करते, स्थापना करते हैं इस जालोर में चौहान शाखा का। तो यहाँ पर जो है चौहानों का जो है यहाँ पर होने के कारण यहाँ पर एक तरीके से आशापुरा जो माता मंदिर है, क्योंकि ये उनकी क्या है, कुल देवी हैं। तो आशापुरा जो मंदिर है, आशापुरा माता का मंदिर, ये कहाँ पर है? इस दुर्ग में है। तो आप लिखिए आशापुरा माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर, ये किस दुर्ग में स्थित है? ये हमारा जालोर के स्वर्णगिरी दुर्ग में स्थित है। और यहाँ पर अन्य मंदिर में हमें जोग माया मंदिर भी देखने को मिलता है। कौन सा मंदिर? जोग माया मंदिर, ये भी किस दुर्ग में स्थित है? ये भी इस दुर्ग में स्थित है। और यहाँ पर फिर यहाँ पर विरमदेव चौकी वगैरह भी देखने को मिलेगी, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर विरमदेव की चौकी मिलेगी और फिरोजा या फिर तोप पे जो मस्जिद है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मस्जिद में आप लिख लीजिए फिरोजा मस्जिद, या फिर हम इसको तोप मस्जिद भी यहाँ पर कहा जाता है, फिरोजा या फिर तोप मस्जिद। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी कराएंगे। अपनी जो पुत्री फिरोजा और विरमदेव की कहानी आप जानते ही होंगे। तो फिरोजा अपनी पुत्री की स्मृति में यहाँ पर मस्जिद भी का निर्माण करवाता है 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में ये जो है इसको फिरोजा मस्जिद का नाम देता है। तो ये था मंदिर और मस्जिद, आशापुरा माता मंदिर, जोगमाया मंदिर और हमारा यहाँ पर जो है मस्जिद फिरोज मस्जिद या जिसको तोप मस्जिद कहते हैं। और यहाँ पर जो है विरमदेव चौकी भी स्थित है, विरमदेव की चौकी स्थित है। तो विरमदेव जो है चौकी स्थित है, विरमदेव चौकी स्थित है, किस दुर्ग में स्थित है? तो ये जालोर के स्वर्णगिरी दुर्ग में स्थित है। तो ये जानकारी थी जालोर की बेसिक जानकारी जो हमें पता होना चाहिए। और सुंदा पर्वत अभिलेख में कीर्तिपाल के राजेश्वर शब्द का जो प्रयोग किया गया वो हम इतिहास में देखेंगे। और इसी दुर्ग में जो है अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जो है हमें और देखने को मिलता है। तो जालोर दुर्ग के तोप खाने में परमार शासक विसल का शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसमें उसकी रानी मेलर देवी द्वारा सन 1118 में सिंधु जो राजेश्वर मंदिर है उसमें स्वर्ण कलश चढ़ाए जाने का वर्णन मिलता है। तो दो यहाँ पर हमें शिलालेख याद रखने हैं। एक तो यहाँ पर जो है या जालोर दुर्ग के तोप खाने में जो शिलालेख है परमार शासक विसल का शिलालेख, और दूसरे यहाँ पर सुंदा पर्वत का शिलालेख। सुंदा पर्वत शिलालेख जो कीर्तिपाल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में यहाँ पर अलग से डिस्कस कर लिया जाए तो ठीक रहेगा कि जो मेलर देवी थी, जो विसल शासक परमार शासक, तो उनकी जो है रानी, अब मैंने बताया था ना जालोर में यहाँ पर पहले परमार शासकों का शासन था, जैसे कि जिया चौजा वगैरह कहते हैं कि इसका निर्माण जो धारावर्ष परमार करवाते हैं। तो यही जो है विसल जो है इसी में आता है उनका वंशजों में। तो ये जो है उसकी रानी मेलर देवी द्वारा 1118 में जो सिंधु राजेश्वर मंदिर में जो स्वर्ण कलश जो है उसको चढ़ाए जाने का यहाँ पर वर्णन मिलता है। और इसी जो है दुर्ग में प्रतिहार नरेश वत्सराज में जब हम प्रतिहार शासक को देखेंगे तो वत्सराज के हम डिस्कस करेंगे। तो वत्सराज के शासनकाल में 778 ईस्वी में जैन आचार्य जो थे उद्योतन सूर्य, उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जो है कुवलय माला की रचना की थी। तो कुवलय माला की रचना कहाँ पर की गई थी? तो इसी दुर्ग में बैठकर जो है किसके द्वारा? उद्योतन सूर्य द्वारा रचना की गई थी। तो इस प्रकार इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण जो प्रतिहार कालों में, यानी नागभट्ट जो प्रथम है दशरथ शर्मा के अनुसार ये सही है कि यहाँ पर प्रतिहार कालों में इस दुर्ग का निर्माण शुरू हो गया था। तभी तो यहाँ पर उद्योतन जो सूर्य है इस दुर्ग में बैठ करके कुवलय माला जो है उस ग्रंथ की रचना करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जो बातें देखने को मिलती है। जलालाबाद, मैंने बताया था कि जलालाबाद जो है अलाउद्दीन खिलजी इसका आक्रमण कर देते हैं और इस पर अधिकार करके इसका नाम जलालाबाद रखते हैं। तो ये जो है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जो है घटना यहाँ पर हुई थी, और फिर हम देखेंगे कि किन किन जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, यानी इस जेल में यहाँ पर रखा गया था।
तो अब हम देखते हैं कि भाई जो अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़देव जो चौहान था उनका यहाँ पर क्या संबंध रहा, फिर यहाँ पर जोधपुर के महाराजा भीम सिंह और मान सिंह का इस दुर्ग से क्या संबंध रहा, और फिर यहाँ पर हम स्वतंत्रता जो सेनानी है उनका यहाँ से क्या संबंध रहा। तो देखिए हम जानते हैं कि ये जो दुर्ग है ये किस मार्ग पर स्थित है। ये हमारा दिल्ली जो गुजरात मार्ग है उस दिल्ली से मतलब दिल्ली से अगर आप गुजरात जाना है तो ये जालौर बीच में आएगा और यहाँ पर क्या स्थित है, दुर्ग स्थित है। तो जब ये अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम आक्रांता थे जब ये इस दुर्ग यहाँ पर गुजरात जाते थे तो यहाँ पर इस दुर्ग को काफी जो है सामना करना पड़ता था। तो उसी प्रकार जो है जब अलाउद्दीन जो खिलजी हैं ये सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए जाएंगे तो जब दिल्ली से गुजरात यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जालौर के जो राजा कान्हड़देव यहाँ पर कान्हड़देव उस समय शासक रहेंगे। तो कान्हड़देव जो चौहान है वो खिलजी की सेना को अपने राज्य से होकर जाने के लिए क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। तो इसके कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी यहाँ सोच लेता है कि भाई मैं इस दुर्ग पर आक्रमण करके इस दुर्ग को अपने अधिकार में कर लूंगा। तो एक बार के लिए तो जो अलाउद्दीन की जो खिलजी की जो सेना है ये अपने मार्ग को बदल देती है कि भाई ठीक है, अगर आप नहीं जाने देते हो कान्हड़देव जी हमें अपने जो है राज्य में से होकर, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर घूम करके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बदला जरूर लेंगे इसे अपमान का। तो यहाँ पर जब ये गुजरात विजय कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जालौर पर आक्रमण कर देते हैं कि भाई हमने गुजरात ही जीत लिया तो अब आप हो ही क्या। तो अब हम कान्हड़देव चौहान को जीतने के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 13 वर्ष तक यहाँ पर घेराबंदी रखी जाती है खिलजी के द्वारा, और खिलजी यहाँ पर इस घेराबंदी जो है उस घेराबंदी को तोड़ नहीं सकता। तो फिर यहाँ पर घेराबंदी रखता है 13 वर्ष तक और फिर भी इस दुर्ग को नहीं जीत पाता है। फिर यहाँ पर 1311 में जो है बिक्का नामक एक दया राजपूत होगा जो गद्दारी करेगा किसके साथ, यहाँ पर कान्हड़देव चौहान के साथ, और फिर यहाँ पर इस दुर्ग का पतन हो जाएगा 1311 ईस्वी में। तो 1311 ईस्वी में इस दुर्ग का पतन हो जाता है किसके द्वारा, बिक्का नामक जो दैया था उस राजपूत की गद्दारी की वजह से। तो कान्हड़देव चौहान यहाँ पर क्या करते हैं, फिर जो कान्हड़देव चौहान है, कान्हड़देव चौहान और यहाँ पर जो वीरमदेव और फिर यहाँ पर जो फिरोजा, उनकी यहाँ पर कहानी जुड़ी हुई है, उनकी जो प्रेम कहानी है वो इसी दुर्ग से यहाँ पर जुड़ी हुई है। अगली मैं बात करूं तो इस दुर्ग में यहाँ पर हमें और जानकारी मिलती है कि भाई जो जोधपुर के जो राजा थे मान सिंह, और फिर यहाँ पर जो पहले बने थे भीम सिंह, और फिर यहाँ पर मान सिंह जो थे, तो भीम सिंह और मान सिंह के बीच जब उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, जब युद्ध हुआ था, तो मान सिंह जो थे वो इस संकट काल में जो है यहाँ पर आ गए थे, इस दुर्ग में आश्रय ले लिया था। और यहाँ पर जो महाराजा भीम सिंह के जो है आदेश पर ये फिर यहाँ पर जब ये महाराजा भीम सिंह आदेश निकालते हैं कि मान सिंह आप अब इस दुर्ग में नहीं रह सकते हो, आप ये जोधपुर आ जाए। तो फिर यहाँ पर वीरोचित रूप से उत्तर दिया था किसने, हमारे मान सिंह ने। उन्होंने कहा कि आब फटे घर उल्टे कटे बगतरा कोर, आब फटे घर उल्टे कटे बगतरा कोर, शीश पड़े धड़ तड़ पड़े जद छुटे झालोर। तो उन्होंने इस झालोर के दुर्ग के महानता के बारे में कहा कि भाई मैं इस दुर्ग को नहीं छोड़ूंगा, चाहे यहाँ पर धरती फट जाए, इस आम जो है हमारा आकाश फट जाए, फिर भी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। ये जो दुर्ग के बारे में, ये ऐसा कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया, तो ये जालौर के स्वर्णगिरी दुर्ग के बारे में कहा गया, किसके द्वारा, मान सिंह के द्वारा। जब यहाँ पर भीम सिंह मान सिंह को बुलाते हैं जोधपुर में, क्योंकि मान सिंह यहाँ पर जोधपुर जालौर में आ जाते हैं रहने के लिए जब यहाँ पर उत्तराधिकार युद्ध होता है उसके बाद में। तो ये कहा था कि अब फटे घर उल्टे कटे बगतरा कोर, शीश पड़े धड़ तड़ पड़े जद छुटे झालोर। तो ये उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर जब ये राजा मान सिंह रहते हैं तो राजा मान सिंह के काल में यहाँ पर महल बनाया जाता है। तो मान सिंह का ये महल यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर मैंने मंदिर मस्जिद वगैरह बताया कि कौन कौन से यहाँ पर मंदिर मस्जिद है। और यहाँ पर जो है संत मलिक शाह जो है उनकी यहाँ पर दरगाह स्थित है। मैंने आपको बताया था जब मैं दरगाहों के बारे में बता रहा था आपको कि भाई अजमेर में कौन सी दरगाह है, जो हमारा गागरोन जो दुर्ग है वहाँ पर कौन सी दरगाह है। तो मैंने मलिक शाह की दरगाह के बारे में बताया था कि भाई ये कौन सी जगह पर ये जालौर दुर्ग में स्थित है। तो संत मलिक शाह की दरगाह यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर परमार कालीन जो है कीर्ति स्तंभ, यहाँ पर जो है परमार शासकों का यहाँ पर शासन रहा था, तो उनके कालीन यहाँ पर क्या है, कीर्ति स्तंभ है। तो परमार कालीन कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में है, तो जालौर के स्वर्णगिरी दुर्ग में है। यहाँ पर जैन मंदिर भी देखने को मिलते हैं। 3 जैन मंदिर यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। जोगमाया माता और आशापुरा माता का तो मंदिर है ही है, साथ में यहाँ पर 3 हमें जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। और जैन मंदिरों में यहाँ पर पार्श्वनाथ का जो है मंदिर है ये सबसे बड़ा है, और पार्श्वनाथ मंदिर सबसे बड़ा है जैन मंदिरों में। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है।
तो ये जो है यहाँ पर विरमदेव चौकी जो है ये भी हमें देखने को मिलती हैं। तो फिरोजा जो मस्जिद है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये बातें थी क्या क्या यहाँ पर स्थापत्य जालोर दुर्ग में देखने को मिलता हमें। और फिर यहाँ पर बात जुड़ी है स्वतंत्रता आंदोलन के समय, जब यहाँ पर मथुरादास माथुर जो जोधपुर के थे और उनके जो है सम्मान में यहाँ पर अभी ट्रॉफी भी होती हैं पोलो से संबंधित, और यहाँ पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों को। तो मथुरादास माथुर और यहाँ पर गणेशीलाल व्यास, फतेहराज जोशी और यहाँ पर तुलसीदास राव जो है तुलसीदास राठी, इनको यहाँ पर क्या किया गया था, इस दुर्ग में नजरबंद किया गया था। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मथुरादास माथुर, गणेशीलाल व्यास और फतेहराज जोशी, और यहाँ पर एक अन्य नाम आता है तुलसीदास राठी, तुलसीदास राठी। तो इन नेताओं को यहाँ पर नजरबंद किया गया था। और इस किले में तोपखाना मस्जिद है, मैंने बताया था आपको, तोपखाना मस्जिद जिसको फिरोजा मस्जिद भी कहा जाता है। और तोपखाना जो मस्जिद है ये पहले क्या था, यहाँ पर पहले संस्कृत पाठशाला थी और उसको बाद में जो है यहाँ पर क्या बना दिया जाता है, तोपखाना मस्जिद के रूप में इसको जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। वैसे आपको पता है कि जो हमारा अजमेर में है वो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा जो पहले एक पाठशाला थी जिसको बदल कर क्या कर दिया जाता है, उसको भी एक मस्जिद के रूप में निर्मित कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार जो भोज के द्वारा निर्मित जो संस्कृत पाठशाला उसको भी यहाँ पर तोपखाना मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये हमारा था जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग, जो मुझे लगता है काफी विस्तृत हमने हर चीज का अध्ययन किया। तो ये हमारा कौन सा दुर्ग था, जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग था। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे कुचामन के किले के बारे में। कुचामन का किला जिसको जागीरी किलों का जो सिरमौर कहा जाता है। जागीर आप जानते होंगे, जागीर वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी, तो यही जागीर थी। तो इन जागीरों में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से भव्य जो दुर्ग है वो हमारा कुचामन का किला है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले को जागीरी किलों का सिरमौर कहा गया। तो जागीरी किलों का सिरमौर किसको कहा गया, कुचामन किले को कहा गया। तो कुचामन का किला जो है नागौर में स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया था गौड़ राजपूतों के द्वारा निर्माण करवाया था। किसके द्वारा, गौड़ राजपूतों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। गौड़ राजपूतों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन इसका जो आधुनिक जो निर्माता है, वास्तविक निर्माता, वो कौन थे, जालिम सिंह थे। तो जालिम सिंह ने इसका वास्तविक या फिर आधुनिक जो आज हम इस प्रकार का रूप देख रहे हैं उसका जो निर्माण है वो जालिम सिंह ने करवाया था। और अगर आपने प्रारंभिक जो नींव की पूछे तो ये किसने की थी, ये हमारे गौड़ राजपूतों के द्वारा इसका किया गया था। इसको जो है अणखला दुर्ग कहा जाता है। अणखला नहीं होगा, अणखला होगा। अणखला दुर्ग इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसका जो है कभी पतन नहीं हुआ, इसको कोई जीत नहीं पाया, इसका पतन ही नहीं हुआ। तो अणखला दुर्ग इसको इसकी वजह से कहा जाता है। तो अणखला दुर्ग कहा जाता है। जिस प्रकार हमने लोहागढ़ दुर्ग देखा था, अजय दुर्ग था, जीत नहीं पाए थे, अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए थे इसको जीतने में, और फिर जाके जो है इस पर अधिकार हुआ था अंग्रेजों का। तो ये अणखला दुर्ग है, इसका कभी पतन नहीं हुआ था। और ये इसमें बात करें तो इसको जागीरी किलों का क्या कहा जाता है, सिरमौर कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ बुर्जें हमें देखने को मिलती है, तो हमारी सुनहरी बुर्ज और पाताले बुर्ज। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इन बुर्जों को जरूर याद रखना, ठीक है ना, ये कभी भी पूछ सकते हैं। तो पातालिया बुर्ज, वैसे मैं इतनी बुर्जें बताता नहीं हूँ आपको। तो पातालिया बुर्ज क्या होती है, ये बुर्ज होती है, देखो ये घुमटी आकार का जो होता है ना, ये बुर्ज होती है। तो पातालिया और सुनहरी, आप दो इन बुर्जों का नाम याद रख लेना। ये मान के चलिए ये सुनहरी, ये पातालिया। तो पातालिया और सुनहरी जो है ये पातालिया होगा, ठीक है। ये पातालिया और सुनहरी यहाँ पर क्या है, दो बुर्जें हैं। अगला यहाँ पर मैं बात करूं महलों के बारे में, तो यहाँ पर दो महल हमें देखने को मिलते हैं। एक तो पातालिया महल, पातालिया जिस प्रकार बुर्ज है उसी प्रकार पातालिया महल, और हमें अंधेरिया महल हमें देखने को मिलता है, दो महलों के बारे में। कुचामन जो है एकमात्र ऐसी जागीर थी जिसकी अपनी स्वयं की मुद्रा थी और इक्तिसंधा जिसका नाम था। और इक्तिसंधा के बारे में क्वेश्चन भी बन चुका है। तो इक्तिसंधा जो है किस जागीर की जो मुद्रा थी, तो ये जागीर जो थी कुचामन की जागीर। कुचामन जागीर की मैं राजधानी बताऊं तो ये मारोट जो इसकी राजधानी थी, और इसको हम कुचबंदियों की ढाणी भी कहा जाता है। किसको, इसको कुचबंदियों की ढाणी भी कहा जाता है। जब यहाँ पर अभय सिंह यहाँ पर शासन बनते हैं तो ये जोधपुर के अधीन आ जाती हैं। अभय सिंह जो है जोधपुर के बनते हैं। अजीत सिंह के बाद अभय सिंह,
तो इनके जो है अधीन आ जाती हैं ये कौन सी कुचामन की जागीर। और उससे पहले ये जो मेड़ता के जो राजा थे वो उसके अधीन आती थी कुचामन की जागीर। राव दुद्दा के द्वारा जिसकी स्थापना की जाती है। तो मेड़ता जो है मेड़ता के अधीन आती थी कौन सी, ये तो कुचामन की जागीर। लेकिन जब अभय सिंह बनते हैं तो अभय सिंह इसको अपने राज्य के अंदर कर लेते हैं, यानी मारवाड़ के अंदर आ जाती हैं। तो ये कुछ बातें थी कुचामन के किले के बारे में कि इसका निर्माण घोड़ राजपूतों के द्वारा करवाया गया था। इसका आधुनिक निर्माता जो है जालिम सिंह है और इसका कभी पतन नहीं हुआ और इसको जागीर किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसकी बुर्जों की मैं बात करूँ तो सुनहरी पातालिया बुर्ज देखने को मिलती है। महलों की मैं बात करूँ तो अंधेरिया महल, पातालिया महल देखने को मिलता है। यहाँ पर कुचामन एकमात्र ऐसी जागीर जिसकी जो स्वयं की मुद्रा थी, और कुचामन जागीर की जो राजधानी थी मारोट, और कुचबंदियों की ढाणी किसको कहा जाता कुचामन को। और अभय सिंह के अधीन जो है ये आती थी। अभय सिंह के बाद में ये मारवाड़ के अधीन आ गई थी ये जागीर। अगला हम पढ़ेंगे बाला दुर्ग के बारे में। तो बाला दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। किस दुर्ग को जो है 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो 52 दुर्गों का लाडला जो है बाला किला को कहा जाता है। और ये बाला किला कहाँ पर है, ये हमारा अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है। तो बाला किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों, अलवर में स्थित है। और इसी दुर्ग को क्या कहा जाता है, 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। 52 दुर्गों का क्या कहा जाता है, लाडला कहा जाता है। बाला किला कहाँ पर स्थित है, ये अलवर में स्थित है। और इसका जो निर्माण की बारे में ये आगे हम देखेंगे कि बाला किला के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाला किला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका बाला किला, आप देख सकते हैं इस प्रकार दिखता है बाला किला। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सा किला है ये, बाला किला। बाला किला। तो इस किले के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, बाला किला। तो देखिए इसका जो है निर्माण दोस्तों ये 1049 ईस्वी में उलुगु राय जो है उसके द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा, उलुगु राय के द्वारा करवाया जाता है। ये कुछ आपको डिफिकल्ट इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमें इस दुर्ग का निर्माण हसन खान मेवाती का भी नाम आता है। वैसे हाँ, इसका अगर मैं बात करूँ प्रारंभिक नींव या फिर हम कह सकते हैं कि जो उसने शुरुआत की थी इस दुर्ग को बनाने की, तो वो हसन खान मेवाती ने की थी। कब, 958 ईस्वी यानी संवत यानी विक्रम की मैं बात करूँ तो 958 और सन की मैं बात करूँ तो 951 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था हसन खान मेवाती ने। लेकिन जब जो है आमेर नरेश जो कोकिल देव जो 1205 या फिर 1210 के आसपास जो शासन थे कोकिल देव, तो उनके जो पुत्र थे उलुगु राय, उनको ये एक छोटी सी गढ़ी का यहाँ पर उन्होंने निर्माण करवाया था। तो ये जो है उलुगु राय यहाँ पर निर्माण करवाते हैं, उसके जो है हम कह सकते हैं हसन खान जो मेवाती दुर्ग का निर्माण करवाते हैं उसके ऊपर। तो इसका जो है उलुगु राय यहाँ पर निर्माण करवाते हैं जो कोकिल देव के कौन थे, पुत्र थे। तो उसके बाद की मैं बात करूँ तो जो हमें देखने को मिलता है कि इस दुर्ग को, इस गढ़ी को निकुंभ जो क्षत्रिय हैं उनके द्वारा छीन लिया जाता है। और ये उनको छीन लिया जाता है सगर के द्वारा। जो सगर जो था ये उलुगु राय का पुत्र था, तो उसके पुत्र सगर से जो है इस दुर्ग को या इस गढ़ी को निकुंभ क्षत्रिय के द्वारा छीन लिया जाता है। और फिर यहाँ पर उन्होंने इस दुर्ग का क्या किया था, विस्तार किया था। तो इनके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, इस दुर्ग का विस्तार हुआ था। तो ये जो है इस दुर्ग की कहानी है। अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में कि इसका निर्माता कौन था, तो ये ऑप्शन के हिसाब से यहाँ वहाँ पर काम होगा। उलुगु राय है तो इसका नाम उलुगु राय से ही करना होगा। हसन खान मेवाती है तो यहाँ पर हसन खान मेवाती जो इसका नाम करना होगा। ठीक है, तो ये बातें थी बाला किला के जो है निर्माण कार्य से संबंधित। अब मैं बात करूं तो इस दुर्ग के जो है एक नगर भी उन्होंने बसाया था उलुगु राय ने, यहाँ पर अपने नाम पर जो बसाया था उलुगपुर, यहाँ पर नगर बसाया था। और कहीं कहीं हमें अलपुर भी हमें देखने को मिलता है जो किसने बसाया था, उलुगु राय ने यहाँ पर अपने नाम पर बसाया था। और कहा जाता है कि इस दुर्ग में जो है बाबर जो रहा था कुछ दिनों तक यहाँ पर विश्राम करता है। जब यहाँ पर 1526-27 में यहाँ पर आक्रमण होता है, हमारा खान राणा सांगा के साथ युद्ध होता है, तो उस समय जो है इस दुर्ग में यहाँ पर विश्राम करता है। कौन सा, हमारा जो है बाबर भी इस दुर्ग में यहाँ पर विश्राम करता है। तो कौन निर्माण करता है यहाँ पर, इसका जो है निर्माण हमने देखा। यहाँ पर जो है बाबर जो है यहाँ पर क्या करता है, विश्राम करता है।
और इस दुर्ग की मैं बात करूं तो ये जो दुर्ग है दोस्तों, यहाँ पर छिद्र बहुत ज्यादा है इस दुर्ग में। इस दुर्ग में मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको विस्तार से शायद यहाँ पर जूम करके मुझे दिखाना चाहिए। यहाँ पर आप छिद्र देख सकते हो, यहाँ पर ये जो बना हुआ है आप छोटे छोटे आपको छिद्र दिखाई देंगे। तो इसमें कहा जाता है कि यहाँ पर कुल 446 यहाँ पर छिद्र बने हुए, 446 यहाँ पर क्या बने हुए, इस दुर्ग में छिद्र बने हुए। तो छिद्र इसलिए बनाए गए थे ताकि जो है बंदूक यहाँ से आसानी से चलाई जा सके, तो बंदूक की नोक जो है इसमें रखी जा सके। तो 446 हमें यहाँ पर बंदूक चलाने के लिए छिद्र भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो है 15 जो है यहाँ पर बड़े 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 टावर हैं, और 52 जो है 51 या फिर कहीं कहीं 52 भी देखने को मिलता है, जो छोटे यहाँ पर टावर देखने को मिलता है। टावर जिसको हम बुर्ज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 15 जो है यहाँ पर बड़े बड़े टावर देखने को मिलता है या फिर बुर्ज देखने को मिलती हैं, और 52 जो है या फिर कहीं कहीं 51 भी देखने को मिलता है। ये 51 या फिर 52 हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है बुर्ज या फिर हम टावर कह सकते हैं, ये हमें देखने को मिलती है इस दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? बाला किला नामक दुर्ग में। और यहाँ पर जो है इस दुर्ग की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है इस दुर्ग को शेरशाह सूरी जो है ये भी इसके ऊपर अधिकार करते हैं, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के उत्तराधिकार के बाद जो है शेरशाह से सूरी जब यहाँ पर शासन करते हैं तो उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बनते हैं यहाँ पर सलीम शाह जो है उसके शासन काल में यहाँ के जो दुर्गाधीश थे उन्होंने अपने सुल्तान के नाम पर यानी जो सलीम के नाम पर यहाँ पर क्या बनवाते हैं, सलीम महलों का यहाँ पर निर्माण करवाते हैं। जो सलीम महल जो है किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? जो सलीम शाह जो था ये शेरशाह का पुत्र था, जिसको इस दुर्ग का क्या बनाया गया था, इस दुर्ग का उत्तराधिकारी बनाया गया था। और उसी सलीम के दुर्गाध्यक्ष और उसी के जो कौन से दुर्गाध्यक्ष बनाएंगे यहाँ पर सलीम यानी अपने सुल्तान के लिए सलीम महल का यहाँ पर निर्माण करवाएंगे। तो ये जो था सलीम महल यहाँ पर स्थित है। और दूसरे यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हैंगिंग महल भी स्थित है। दो महलों के हमें याद नाम रखने हैं, एक तो सलीम महल और दूसरा हैंगिंग महल। हैंगिंग महल तो सलीम महल और हैंगिंग महल जो है हमें बाला किला में देखने को मिलते हैं। और सलीम महल का निर्माण तो करवाते हैं हमारे जो है सलीम शाह, उसके दुर्गाध्यक्ष करवाते हैं। कौन से? जो सुल्तान, उनकी स्मृति में दुर्गाध्यक्ष करवाते हैं सलीम महल का निर्माण। और यहाँ पर हैंगिंग महल भी हमें देखने को मिलता है। तो ये बातें थी सलीम महल, हैंगिंग महल के बारे में। और ये दुर्ग के बारे में कुछ मतलब शासकों के नाम बहुत ज्यादा जुड़े हैं, जैसे कि कोकिल देव का जुड़ा, उलुग राय का जुड़ा, फिर यहाँ पर जो है बाबर यहाँ पर विश्राम करते हैं, फिर यहाँ पर शेरशाह सूरी का भी अधिकार होता है, फिर यहाँ पर औरंगजेब जो है इस दुर्ग को आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी दुर्ग में जो है फिर 1775 में अलवर के महाराजा राव प्रताप सिंह है, उन्होंने इस दुर्ग पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो 1775 में जो है इस दुर्ग पर जो है क्या किसका अधिकार हो जाता है, हमारे अलवर के महाराजा प्रताप सिंह का यहाँ पर अधिकार हो जाता है। इसके मैं उपनाम की मैं बात करूं दोस्तों तो इसको आंख वाला किला या फिर 52गढ़ का लाडला भी कहा जाता है। 52गढ़ का लाडला, इसको 52गढ़ मैंने कहा था कि 52 दुर्गों का यहाँ पर लाडला इसको कहा जाता है। और आंख वाला किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटे छोटे छिद्र हैं और यहाँ जिस पर बंदूक रखकर यहाँ पर दुश्मन पर हमला आसानी से किया जा सकता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो है आंख वाला भी इसको किला कहा जाता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख बुर्जें भी हैं जो आपको याद नहीं रखनी है। अगर एक बार देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सी बुर्जें हैं, तो यहाँ पर नौगजा बुर्ज, काबुल बुर्ज, खुद बुर्ज, बंगला बुर्ज, यहाँ पर कुछ बुर्जें हैं, लेकिन ये एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। प्रवेश द्वार की मैं बात करूं तो चांद पोल वगैरह ये प्रवेश द्वार मिलते हैं, वो भी हमें याद नहीं रखने हैं। यहाँ पर जल के मुख्य स्रोत मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सलीम शाह जो है उसके दुर्गाध्यक्ष बनाते हैं। यहाँ पर सलीम महल, तो यहाँ पर सलीम सागर तालाब का भी निर्माण करवाते हैं और सूरज जो कुंड है उसका भी यहाँ पर निर्माण होता है। और बंगला बुर्ज की बात करें, यहाँ पर निर्माता के नाम दिया गया शिवदास सिंह, जो हमें याद नहीं रखना है। और सलीम सागर जो जलाशय का निर्माण ये चांद काजी के द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है। चांद काजी के द्वारा सलीम सागर जलाशय का निर्माण करवाया जाता है, जो हमें याद नहीं रखना है। केवल आप सलीम नाम, ये नाम रख लेना याद कि सलीम इससे जुड़ा हुआ है। सलीम कौन? जो हमारा शेरशाह का जो है हम कह सकते हैं कि जो उत्तराधिकारी थे उनका।
इसके मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें एक अन्य जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो चिनाई के मार्ग और भव्य यहाँ पर संरचनात्मक डिजाइन हमें देखने को मिलती है किस दुर्ग में, इस दुर्ग में। मैं इसको अगर अच्छा लेकर आता यहाँ पर फोटो, तो यहाँ पर आप विस्तार से देख पाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा मतलब भव्य तरीके से यहाँ पर इसको बनाया गया है। तो चिनाई के हमें मार्ग यहाँ पर देखने को मिलते हैं और भव्य इसके संरचनात्मक डिजाइन यहाँ पर है। और ये मैंने बता दिया, यहाँ पर बंदूक जो चलाने के लिए यहाँ पर छिद्र बने हुए हैं, 15 बड़े टावर, यहाँ पर 51 या 52 यहाँ पर छोटे बुर्ज यहाँ पर जो है टावर देखने को मिलते हैं। तो ये जानकारी थी हमारी बाला किला के बारे में। तो मुझे लगता है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी किस किले को कहा जाता है? आपको बताना है कि जालोर दुर्ग की जो कुंजी है वो किस किले को कहा जाता है। तो जालोर दुर्ग की जो कुंजी है वो हम कहते हैं सिवाना के किले को। किसको कहते हैं? सिवाना के किले को हम क्या कहते हैं? जालोर की कुंजी कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं, हम जो हमारा सिवाना जो दुर्ग है या सिवाना का जो किला है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए, जालोर के दुर्ग की मैं बात करूँ तो ये आप इसका फोटो देख सकते हैं, कितना भव्य लग रहा है। और वैसे आपको यहाँ पर अवशेष के रूप में ही दिखाई देगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमारतें हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जालोर के दुर्ग का यहाँ पर परकोटा है। ये किस पहाड़ी पर है? ये हल्देश्वर यहाँ पर कुंभा पहाड़ी पर है। जो 56 का जो पहाड़ नामक पर्वतीय स्थल है वहाँ पर ये जो है बना हुआ है। हल्देश्वर यहाँ पर कुंभा पहाड़ी पर ये कौन सा दुर्ग स्थित है? हमारा जो है दुर्ग स्थित है हमारा सिवाना का दुर्ग। तो ये सिवाना का जो दुर्ग है पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और यहाँ पर जो है इस दुर्ग के आसपास, इस मतलब इस स्थान के आसपास जो कुमट नामक झाड़ी होती हैं उसकी अधिक मतलब हम कह सकते हैं कि वो अधिक पाई जाती है यहाँ पर, कुमट नामक झाड़ी, जिसके कारण इसको कुमटगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? इसको कुमटगढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर कुमट नामक झाड़ी की अधिकता होने के कारण इस दुर्ग को यहाँ पर कुमटगढ़ भी यहाँ पर कहा जाता है। तो ये बात थी यहाँ पर इसके श्रेणी होने के और इसके जो अन्य उपनामों की बात थी। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया जाता है और यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर बातें बनी हैं और क्या क्या यहाँ पर इतिहास की दृष्टि से हमें याद रखना है। तो सिवाना जो दुर्ग है उसका जो निर्माण की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका जो निर्माण करवाया जाता है परमार वंशीय वीर नारायण जो पंवार है उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और ये कब करवाया जाता है? 954 ईस्वी को यहाँ पर इसका निर्माण करवाया जाता है। इस दुर्ग का 954 ईस्वी में जो है यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। किस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है? वीर नारायण पंवार के द्वारा सिवाना जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया जाता है। ये किस पहाड़ी पर स्थित है? ये हमने जाना कि ये कुंभा पहाड़ी या हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। और कुंभा पहाड़ी के होने पर इसको कुंभाना दुर्ग भी कहते हैं। कुंथाना नहीं होगा, यहाँ पर इसका कुंभाना भी होगा, ठीक है। कुंभाना सही नाम होगा, कुंभाना। तो कुंभाना हम इस दुर्ग को कह सकते हैं, प्रारंभिक नाम इसका कुंभाना हो सकता है। तो ये जो था हल्देश्वर कुंभा पहाड़ी पर स्थित है। कुंभाना दुर्ग भी हम कह सकते हैं। निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा 954 ईस्वी में। कुमट यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं तो यहाँ पर इसको कुमटगढ़ भी यहाँ पर इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो शाखा भी होता है तो इस शाखा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसको जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है दोस्तों? कुंजी कहा जाता है। और ये जालोर जो दुर्ग है ये राजस्थान के प्राचीन दुर्गों में से एक हैं जो वर्तमान में स्थित है। और कई सारे ऐसे प्राचीन दुर्ग है जो ध्वंस हो गए लेकिन ये दुर्ग आज भी खड़ा है। तो प्राचीन दुर्गों में से अभी वर्तमान में स्थित दुर्ग ये भी हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी का क्या संबंध रहा, यहाँ पर सातल देव की कहानी क्या जुड़ी हुई है। तो सातल देव यहाँ पर इसके शासक रहते हैं जब कान्हरदेव चौहान का जालोर पर अधिकार होता है। तो कान्हरदेव चौहान के समय आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी जो 13 वर्ष तक वहाँ पर घेराबंदी करते हैं। फिर यहाँ पर बीका नामक दहिया की राजपूत की जो गद्दारी से जालोर दुर्ग पर का पतन हो जाता है। और उसी समय जो है अलाउद्दीन जो खिलजी हैं वो जब ये अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग के जब यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आते हैं तो ये जो है सिवाना को बीच में आता है। क्योंकि आपको पता है कि पहले कुंजी को जीतना होता है फिर आप मेन दुर्ग की तरफ जा सकते हैं। तो सिवाना जो है जालोर दुर्ग की कुंजी है। तो यहाँ पर जो है सातल देव जो है उसके भतीजे, किसके? कान्हरदेव चौहान के भतीजे सातल देव का यहाँ पर उस समय अधिकार था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर जालोर पर आक्रमण करने के लिए आते हैं तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इस सातल देव से यहाँ पर युद्ध करते हैं। और सातल देव के युद्ध के समय यहाँ पर सातल देव के
द्वारा केसरिया किया जाता है। और 1308 में जो है यहाँ पर इस दुर्ग पर जो है केसरिया होता है और फिर यहाँ पर साका होता है, रानियों के द्वारा यहाँ पर जौहर किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस दुर्ग पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है 1308 ईस्वी में। तो ये जो है एक साका होता है यहाँ पर प्रथम साका। तो आपको याद रखना है कि 1308 ईस्वी में जो है इस दुर्ग में क्या होता है, प्रथम साका होता है। क्या होता है इसमें, प्रथम साका होता है। और जब मालदेव जो है, मालदेव गिरी सुमेल का जब युद्ध होगा 1544 में राव मालदेव और हमारे शेरशाह सूरी के मध्य, तो ये जो है गिर सुमेल का युद्ध, ये सिवाना जो दुर्ग है यहाँ पर उनको उसी को केंद्र बनाकर किया जाता है। और यहाँ पर ये सिवाना दुर्ग में आ जाते हैं कौन से, हमारे कौन से, ये जोधपुर के राजा। और इसी कारण इस दुर्ग को जो मेवाड़ के नहीं मारवाड़ के जो राजा हुए उनकी यहाँ पर शरण स्थली कहा जाता है। किसको, इस ये सिवाना दुर्ग को। तो सिवाना दुर्ग जालोर की कुंजी है और मारवाड़ राजाओं की क्या है, शरण स्थली है। तो यहाँ पर राव मालदेव यहाँ पर क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। और इसी दुर्ग में जो है कला राय मलोत की जो है यहाँ घटना जुड़ी है। कला राय मलोत का यहाँ पर थड़ा है, कहाँ पर, इसी दुर्ग में। तो कला राय मलोत जो मुच्छों के लिए जाने जाते हैं कि मुच्छे हो तो कला राय मलोत के जैसी, तो कला राय मलोत और अकबर की कहानी भी यहाँ पर से जुड़ी हुई है। तो कला राय मलोत उनका यहाँ पर थड़ा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर मौजूद है। तो कला राय मलोत का यहाँ पर थड़ा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर महाराजा जो अजीत सिंह है उनका यहाँ पर दरवाजा हमें देखने को मिलता है, अजीत सिंह का दरवाजा। और यहाँ पर हल्देश्वर जो महादेव है उनका मंदिर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है साका होता है कला रायमलोत के दौरान भी यहाँ पर साका होता है। मैंने आपको एक बात नहीं बताई बड़ा, कला रायमलोत के समय भी यहाँ पर साका होता है। दो यहाँ पर साके होते हैं, ठीक है ना, प्रथम साका और द्वितीय साका। तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। तो रायमलोत के समय अकबर यहाँ पर जो है आक्रमण होता है, अकबर के दौरान यहाँ पर संघर्ष होता है। और यहाँ पर उदय सिंह जो है यहाँ पर करते हैं आक्रमण अकबर की तरफ से। तो कला रायमलोत के मध्य जो युद्ध होता है और कला रायमलोत यहाँ पर केसरिया करते हैं और यहाँ पर साका होता है। तो एक तो 1308 में होता है, फिर यहाँ पर अकबर के समय यहाँ पर क्या होता है, साका होता है। तो ये बात थी यहाँ पर साकाओं की कि सिवाना दुर्ग में कब कब यहाँ पर साका होता है। तो 1308 ईस्वी में जब यहाँ पर साका होता है, राय जो सातल देव यहाँ पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो सातल देव के बाद इस दुर्ग का जो है अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। और इस दुर्ग का नाम बदल कर क्या कर देते हैं, खेराबाद कर देते हैं। तो इस दुर्ग का नाम क्या कर देते हैं, खेराबाद कर देते हैं। जिस प्रकार जलालाबाद जो है अलाउद्दीन खिलजी करेगा किसका, जालोर दुर्ग का, खिजराबाद करेगा चित्तौड़ दुर्ग का, उसी प्रकार खेराबाद करेगा सिवाना दुर्ग का। किसका करेगा, सिवाना दुर्ग का। तो ये हमारा है कौन सा दुर्ग, सिवाना दुर्ग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुर्ग में कौन कौन से साके हुए और कब हुए। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय उस दुर्ग के रक्षक सातलदेव सोनगरा थे और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद रखा था। द्वितीय साका की मैं बात करूं तो अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में सिवाना शासक वीर कला रायमलोत पर आक्रमण किया और वीर कला वीरगति को प्राप्त हुए हाड़ी रानी ने सभी स्त्रियों के साथ यहाँ पर जौहर किया। राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध 1544 के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में यहाँ पर शरण लेते हैं और जोधपुर शासकों के यहाँ पर संकटकालीन राजधानी या फिर शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। शेर राजस्थान के नाम से विख्यात आपको पता है कि जो जैनरण व्यास है उनको इसी दुर्ग में यहाँ पर बंदी बनाकर रखा जाता है। और जालोर दुर्ग में हमने देखा था मथुरदास माथुर का, तुलसीदास राठी और फतेहचरण जो जोशी थे और उनको यहाँ पर जो जालोर दुर्ग में कैद रखा गया था, नजरबंद रखा गया था। और शेर राजस्थान जैनरण व्यास को जो है इस दुर्ग में रखा गया था। यहाँ पर भांडेलाव जो नामक यहाँ पर प्रसिद्ध तालाब स्थित हैं, तो आपको भांडेलाव तालाब का भी नाम याद रखना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आए हम